नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात करेंगे अनलॉक 3.0 को लेकर नए गाइडलाइंस की। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू समेत कई और छूट मिल रही है। वहीं स्कूल कॉलेज अभी भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बात करेंगे मरुधरा के महाभारत की भी, जिसमें प्रेम पत्र वाला तंज आया है आज। और बात होगी आसमान के सिकंदर की, जिसका ग्रैंड वेलकम हुआ। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले प्राइम 25 से भी पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राजस्थान का सियासी संकट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। स्पीकर सीपी जोशी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दाखिल की है। 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर जो रोक है, यथास्थिति बरकरार रखने का जो आदेश है हाईकोर्ट का, उसे स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुशील से। सुशील, क्या जानकारी है? स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इससे पहले स्पीकर ने 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ये कहा था कि हाईकोर्ट ने जो कहा है कि 24 जुलाई तक अयोग्यता को लेकर पायलट गुट है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई फैसला ना लें, उसको लेकर उन्हें आपत्ति है। लिहाजा हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप ना करे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर को राहत नहीं मिली थी और उन्होंने अपना आदेश अपनी जो याचिका है वो स्वप्निल वापस ले ली। 24 जुलाई को जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये कहा कि इस मामले में 13 क्वेश्चन ऑफ जो लॉ है हम उसको पहले सुनवाई करेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार के पक्ष को भी सुनेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन तक स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट गुट पर कोई भी फैसला ना लिया जाए। तो इस पूरे प्रकरण को फिलहाल स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि 24 जुलाई का जो दिल्ली हाई कोर्ट का पूरा आदेश है, उस आदेश को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे, क्योंकि किहोतो होलान के जजमेंट के मुताबिक हाई कोर्ट स्पीकर के किसी भी फैसले को सस्टेन नहीं कर सकता है और इसी आधार को बनाते हुए उन्होंने एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उम्मीद और सोर्स ये भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल की तरफ से कल जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में वो इस पूरे मामले को दोबारा मेंशन करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की सुनवाई की जाए। लेकिन स्वप्निल, साफ तौर से एक बार फिर से स्पीकर ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने ये भी मांग की है स्वप्निल की इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। सुशील, देखिए, सियासत तो राजस्थान में ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन कोर्ट में प्रोसीडिंग जरूरी नहीं है कि ताबड़तोड़ चलें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये याचिका होती है तो जहां तक मेरी नॉलेज है, इसे या तो 5 जजेस की बेंच सुनेगी या फिर हो सकता है कि 7 जजेस की बेंच की मांग भी सामने आए, क्योंकि जिस तरह की ये याचिका है और जिस तरह के फैक्टर्स इसमें कवर्ड हैं, वो संवैधानिक बेंच को जाएगा। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे प्रकरण को 3 जजों की जो बेंच है वो पहले सुनवाई करेगी। अगर 3 जजों की बेंच को ये लगता है कि इस मामले में कुछ संवैधानिक पहलू हैं जिस पर विचार करने के लिए लार्जर बेंच को भेजा जा सकता है और स्पीकर के अधिकारों को पूरे प्रयास से या पूरे प्रकरण को अच्छे से विस्तार से बताने के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में 5 जजों की बेंच के गठन की बात कही जाए। लेकिन सबसे पहले 3 जजों की बेंच इस पूरे फैसले को देखेगी और उस पर सुनवाई करेगी। उसके बाद यह तय होगा कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच में भेजा जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन साफ तौर से स्पीकर का इस पूरे मामले में संविधानिक रूप से जो क्लैश हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचे हैं और उम्मीद ये भी है कि जो अनिश्चितकालीन के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट गुट पर कोई फैसला ना ले, उसको लेकर स्पीकर कहीं ना कहीं जोर जरूर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि कोई अंतरिम राहत उनको मिले। और जिस तरह किहोतो होलान का जजमेंट है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि स्पीकर के फैसले में कोर्ट किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस पूरे प्रकरण की भी एक कहीं ना कहीं विवेचना की आवश्यकता है और इसीलिए स्पीकर ने दोबारा एक अमेंडमेंट याचिका दाखिल करके मांग की है कि इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुने। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस की। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है उसके जो दिशा निर्देश हैं वो जान लीजिए। 5 अगस्त से
देश भर में जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पूरे देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हट जाएगा। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता के साथ। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा पर छूट जारी। मेट्रो ट्रेन सेवा पर रोक अभी रहेगी। वहीं सिनेमा हॉल्स पर भी अभी पाबंदी है। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मास्क लगाना अभी भी कंपलसरी है, जरूरी होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी कंपलसरी है, जरूरी रहेगा। और अब वो खबर जो न सिर्फ आपके बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बेहद अहम है। सबसे पहले यह बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल गया है। अब इसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। साथ ही सरकार ने देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बनाया और नई शिक्षा नीति का भी ऐलान किया। नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंदर लाया जाएगा। साथ ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। और क्या क्या है इस नई शिक्षा नीति में, आइए बताते हैं। कि ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच कैबिनेट ने सत्र पर चौथी बार प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसे मंजूरी दी गई है। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने तीसरी बार सत्र संबंधी प्रस्ताव की फाइल को लौटा दिया। साथ ही राज्यपाल ने 21 दिन के वक्त का भी सवाल पूछा था। गवर्नर साहब के पास अभी बना के भेज दिया गया है। मुझे पक्की उम्मीद है डेडलॉक टूट जाएगा और ये सारा का सारा डेडलॉक खत्म हो जाएगा विधानसभा सत्र की जल्दी ही। मैं उम्मीद करता हूं भगवान की दया से हमारे गवर्नर महोदय, जिनका बहुत सम्मान करते हैं, वो निश्चित रूप से 14 अगस्त से आपने बुलाया है, तो क्या 21 दिन माने इसको शुरू से? देखिए, हमारी डेट क्या है वो डेट मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता सकता। डेट तय करना सारा जब जाएगी गवर्नर साहब के पास, वो घोषित करेंगे तब हो जाएगा। डेट डिसाइड करना अब तो यहां से जाएगी, फिर गवर्नर साहब डिसाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा सारा का सारा। मरुधरा में 20 दिन से सियासी संग्राम मचा है। हर किरदार एक दूसरे को पटखनी देने और खुद को बेचारा साबित करने की जुगत में हर दिन नई बातें आ रही हैं। आज सियासत में एंट्री हुई प्रेम पत्र वाले तंज की। पहले से ही अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। सियासत प्रेम पत्र वाली, तकरार भी मुलाकात भी, सत्र पर सवालों की बौछार। ऐसे वक्त में असेंबली बुलाना मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है। 3 बार मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये विधानसभा का सत्र बुलाने की जो मांग की गई और वो मांग स्वीकार नहीं किया जाना, मैं समझता हूं कि अत्यंत दुखद है। 10 जुलाई से चल रहे मरुधरा के सियासी संग्राम में जब किरदार बदले तो सियासत का रंग ढंग भी बदल गया। गहलोत और पायलट खेमे की जंग अब सरकार और राजभवन के बीच की हो गई। सियासत में प्रेम पत्र की एंट्री के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं गहलोत सरकार को राजभवन के तीसरे झटके के बारे में। मंगलवार को गहलोत कैबिनेट ने तीसरी बार 31 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, तो राजभवन ने कई गंभीर सवालों के साथ फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी। राज्यपाल ने पूछा
कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 1200 लोगों का जीवन खतरे में क्यों डाला जाए। राज्यपाल ने ये भी पूछा कि सत्र के दौरान कोरोना के निर्देशों का पालन कैसे होगा। राजभवन ने सत्र आहूत कराने के विशेष कारण के बारे में भी जानकारी मांगी, तो सत्र बुलाने के लिए 21 दिन के नोटिस का भी जिक्र किया गया। जहां राजभवन संवैधानिक नियमों के तहत सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि सत्र 21 दिन बाद हो या 31 दिन बाद, जीत उनकी ही होगी। इस तरह की लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना हमें, हम जीतेंगे। और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को, या तो वापस आ जाएंगे वो। इससे पहले पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस जनों के बीच सीएम ने इशारों ही इशारों में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए और प्रेम पत्र वाला तंज भी कसा। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र 30 बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए, हम उस ढंग के काम आगे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाई कमान पूरी आपके साथ है। सरकार जल्द से जल्द सत्र बुलाने पर अड़ी है और इसके लिए राज्यपाल से मुलाकात का दौर जारी है, तो राजनीतिक बयानबाजी भी जोरदार हो रही है। मंत्रिमंडल इस चीज के आश्वस्त है कि मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया है प्रस्ताव को कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए, तो इस पे माननीय राज्यपाल जी की सहमति देना स्वाभाविक अनिवार्य है। जहां कांग्रेस सत्र को लेकर राज्यपाल की संस्था पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी सरकार के तौर तरीके को कटघरे में खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राज्यपाल की पद पर, उनकी गरिमा पर हमले कर रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने असंतुलित होकर जो बात कही, वो बहुत चिंताजनक है। बार बार राज्यपाल महोदय जो युक्तियुक्त कारण से, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन कारणों को अगर राज्य सरकार स्पष्ट कर दे, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार खुद कदम ताल कर रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि सदन अभी आहूत हो। यानी मरूधरा के इस सियासी संग्राम में हर कोई मर्यादा की डोर पकड़कर दूसरे पर व्यंग्यबाण चला रहा है, लेकिन सियासत की बारीक नैतिकता का या तो किसी को अंदाजा नहीं है या सियासत की मजबूरी में इसे भुला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रुकते हैं ब्रेक के लिए। दुश्मनों का दिल दहलाने वाला आ गया है, चीन की नींद उड़ाने वाला आ गया है, पाकिस्तान को पस्त करने वाला आ गया है, बाहुबली आ गया है, रफाल आ चुका है। यानी अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों की खैर नहीं। Arrow leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. आ गया सबसे बड़ा रक्षक, आ गया दुश्मनों का काल, आ गया बाहुबली। चीन पाकिस्तान में खलबली, ग्रैंड सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुवीर का वेलकम है, वायुसेना के सबसे बड़े रक्षक का स्वागत है। जी हाँ, ये सिंघम का वेलकम है, राफेल का वेलकम है, दुश्मनों के सबसे बड़े विध्वंसक राफेल का स्वागत है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है बाहुबली, लंबे इंतजार के बाद हुए हैं दीदार,
दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने आया है। चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने आया है। भारत का बाहुबली दुश्मनों के लिए खलबली बनने आया है। 1 2 नहीं, पूरे 5 राफेल भारत आ गए हैं, दुश्मनों में अपनी धाक जमाने, उन्हें सबक सिखाने। लड़का हर फन मौला, दुश्मनों के लिए कार, आकाश का बाहुबली, सर्वशक्तिमान राफेल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आ चुका है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। तभी तो राफेल लड़ाकू विमान के पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को, जिसका अपना अलग ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को राफेल की कमान सौंपी गई है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले मिग 21 की टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब मिग 21 की टाइप 96 विमान रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले मिग 21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। साफ है, वायुसेना का रक्षक उस स्क्वाड्रन के साथ है जिसका इतिहास गौरवशाली है। यानी अब चीन और पाकिस्तान की बेचैनी जायज है, क्योंकि भारत के इस वायुवीर के आगे पाकिस्तान तो पस्त है ही, ड्रैगन भी बेबस ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब जानिए राफेल के मरुधरा कनेक्शन के बारे में। जालोर के विंग कमांडर लाल का कमाल। फ्रांस से राफेल लेकर भारत पहुंचे अभिषेक। राफेल लेकर अंबाला पहुंचे अभिषेक। अंबाला में राफेल और जालोर में जश्न। आसमान का सिकंदर, ताकत से बाहुबली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाला हिंदुस्तान का रखवाला राफेल भारत पहुंच गया है। पूरा देश राफेल के स्वागत में जुटा है। वहीं उसी राफेल को लेकर फ्रांस से भारत पहुंचने वाले जालोर शहर के ब्रह्मपुरी निवासी विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी के स्कूल में जश्न का माहौल है। शिक्षक फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अभिषेक की